जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना गाइस, तो आप एक पर्सनल इंसान नहीं रहते। जब आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, और जब आप एक पब्लिक फिगर पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, आप उन सभी देशवासियों के लिए जीते हैं जो आपको देख रहे हैं, जो आप पे विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे जो मैं सबसे बड़ा फेलियर मानता हूँ तो वो अकेले संदीप फेल नहीं हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी अकेले संदीप की नहीं है। संदीप की इनफैक्ट मैं गलती नहीं देखता हूँ। जो मेरे को इसमें गलती दिखती है, जो फेलियर हुआ है, नमस्कार दोस्तों। आज जिस हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही एक गंभीर विषय पे आज हम एक बात करने वाले हैं। इसका सीधा कनेक्शन हमारी क्रिकेट इंडस्ट्री से लेना है, इसलिए भी ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं जनरली सोच नहीं रहा था कि इस टॉपिक पे मैं बात करूं, पर मेरे को लगता है कि नहीं, ये भी एक पहलू है एक गेम का, जिस पे आपकी और हमारी सोच को भी एक जगह मिलनी ज़रूरी है। फिर भी मैं बता दूं कि आज हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं वो है संदीप लमिछाने का केस। आप सभी लोग जानते हैं कि जो अभी ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है संदीप लमिछाने का, जो एक केस हुआ है, तो इसके पीछे की सच्चाई तो खैर अभी सामने नहीं आई है, पर फिर भी एक इसमें हमारा पर्सपेक्टिव, एक फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें लग रहा है और क्या होना चाहिए था, और क्या चीज़ अगर हम नहीं करते तो आज शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तो आज हम इसी सभी टॉपिक्स में बात करने वाले हैं। उनका करियर स्टार्ट होता है, मेनली उनका करियर जो स्टार्ट हुआ वो हुआ 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप से, जो कि बांग्लादेश में खेला गया। तभी दुनिया ने उनकी बॉलिंग को पहली बार अपने सामने देखा, और तभी उनका वो एक टैलेंट दिखाने का माध्यम बना वो टूर्नामेंट जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का। काफ़ी अच्छा गुजरा। जब एक यंगस्टर अपनी लेग स्पिन और गुगली से शेन वॉर्न की याद दिलाए तो उस यंगस्टर की तारीफ़ होनी बनती ही थी। तो काफ़ी सराहा गया उनकी बॉलिंग को, और उनकी जो स्पिनिंग एबिलिटीज़ थी तो डायरेक्ट कंपेयर उनको शेन वॉर्न से किया जाने लगा, जो कि उनके अंदर टैलेंट है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, काफ़ी टैलेंटेड है। तो शुरुआत उनकी वहाँ से होती है। उस टूर्नामेंट के बाद वो सीधा ही एक लाइमलाइट में आ गए। उनको लाइमलाइट मिल गई पूरे वर्ल्ड क्रिकेट जगत में, जितने भी कंट्रीज थे। उस टाइम फ्रेंचाइजी क्रिकेट काफ़ी हद तक फैल चुका था, तो उसमें जो जितने भी फ्रेंचाइज क्रिकेट के टूर्नामेंट्स थे तो उनके लिए वो एक आई कैचर बन चुके थे। मतलब कि सबकी निगाहें यंगस्टर्स पे रहती है, और यंगस्टर्स के लिए बेस्ट टूर्नामेंट अंडर 19 माना जाता है। तो ये वो वाले टूर्नामेंट से उनको एक रिकॉग्निशन मिलने लग गया। फिर बाद में उनका डेब्यू हुआ नेशनल टीम में, जो सीनियर टीम थी उसमें भी उन्होंने डेब्यू करा। उनके बाद से उनका ग्राफ ऊपर ही ऊपर, फिर IPL आया, BBL आया, CPL आया। तो ना जाने वर्ल्ड की कोई सी भी ऐसी लीग्स नहीं थी जहाँ पर हर लीग्स में वो खेले हुए हैं। तो सारी लीग्स का उनके पास एक्सपीरियंस भी आ चुका था अभी तक। तो और नेपाली क्रिकेट को वर्ल्ड मैप में दिखाने वाले और एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर नेपाली क्रिकेट का बतलाने वाले पूरे वर्ल्ड को, तो वो संदीप लमिछाने का चेहरा ही था जिसने नेपाली क्रिकेट को उस लेवल तक दिखाया, उस लेवल वर्ल्ड को दिखाया कि नेपाल में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ से भी बढ़िया प्लेयर्स आ सकते हैं, जो कि राशिद खान ने अफ़गानिस्तान के रहते हुए करा था। अफ़गानिस्तान से भी राशिद खान का नाम आया। अभी आप सभी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की क्या पोजीशन है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। तो खैर, बात यह है कि अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लाइफ सब सॉर्टेड थी। अभी फ़िलहाल नेशनल टीम के कैप्टन भी बन चुके थे। सभी कुछ चीज़ें बैलेंस थी लाइफ में। कैप्टनशिप के बाद 50-50 चांसेस में, मतलब कि आपका चल रहा था, विन लूजेस, हार जीत, ये गेम का पार्ट है। तो वो भी अब नए कैप्टन थे, सीख रहे हैं। एक्सपीरियंस उतना नहीं था कैप्टनशिप का, और पूरी यंग टीम थी, नई टीम थी। सारे सीनियर्स प्लेयर्स का एकदम से वहाँ से रिटायरमेंट लेना, टीम के मेन जो प्लेयर्स माने जाते हैं, खासकर 2014 वर्ल्ड कप के, नेपाल के T20 वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद जो टीम के अंदर एकदम से ड्रास्टिक जो डाउनफॉल आया, तो वो सब को दोबारा ट्रैक में लाके ऊपर तक उठाना, मैचेस जीतना, ODI स्टेटस पाना, तो ये सारे उतार चढ़ाव उन्होंने भी देखे हैं अपने साथ। तो ज़्यादा नहीं, उनका भी 6 से 7 साल का करियर रहा है नेपाल के लिए। तो
उन्होंने भी अपनी लाइफ में नेपाल के लिए उनका योगदान क्या है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी को पता है कि उन्होंने कहाँ से कहाँ तक नेपाल को पहुँचाया, और अभी आने वाले फ्यूचर में भी नेपाल के लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हैं और एसेट हैं टीम के लिए। तो इतना इम्पोर्टेंस रखने के बावजूद ऐसा क्या हो गया कि एक ना एक उनके ऊपर एक भूचाल सा, एक थंडरस्टॉर्म आके गिर गया, जो ये सब एकदम से मीडिया बर्स्ट आउट हो गया, इतना ब्लास्ट हो गया कि ये संदीप को कैप्टनशिप से हाथ धोना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें टीम से निलंबित हो चुके हैं, वो बैन कर चुकी है कैन, उनको पुलिस ढूंढ रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये सारी चीज़ों एकदम से ये कहाँ से हो चुका, तो इसी पे हमारा आज फोकस है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संदीप के ऊपर एक एक्यूज़ लगा है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है एक अटेम्प्ट टू रेप का। तो ये काफ़ी गंभीर आरोप है। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो केस है, केस को आप सभी जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि अगर संदीप या जो मैनेजमेंट, जो कैन है, वो क्या कर सकता था और उसने क्या नहीं करा, कि जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं, और ये जो सारी सिचुएशन कैसे हम रोक सकते थे, और आने वाले फ्यूचर में हमको क्या सीखने की ज़रूरत है। तो मेरा ध्यान उस तरफ रहेगा, ना कि किसी केस के अंदर उसकी वो अपडेट आपको और न्यूज़ चैनल या दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आपको उस टाइप की नॉलेज या उस टाइप की न्यूज़ सुननी है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, या आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। अब जो होना है वो हो चुका है, उसको सच मानकर आगे बढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी तक भी केस का अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं आया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हियरिंग्स हो रही हैं कोर्ट में। तो ये सारी चीज़ जब सुलझ जाएंगी या जब कुछ कंक्लूजन निकलेगा, तभी वो डिफाई करेगा कि कहाँ ये जाने वाला है, किस तरफ हम जाएंगे, किस तरफ टीम का ग्राफ जाएगा, परफॉर्मेंस क्या होने वाली है। वो बात की बातें, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम बात करेंगे क्या हम इस चीज़ को रोक सकते थे, हाँ हम रोक सकते थे, तो हम इस चीज़ पे बात करने वाले हैं आज। अचानक से ये जो घटना घटी, ये एक भूचाल की तरह आ गई और पूरे देश को एक झटके में ही समेट लिया इस चीज़ ने। एक ही दिन में न्यूज़ इतनी तेज़ी से ये फैल गई कि सबको लगा कि ये हमने बिना सोचे समझे ही इस न्यूज़ को सच मान के संदीप के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए, या उनकी इमेज को मीडिया ने भी काफ़ी हद तक, मैं बोलूँगा इसको गिराने वाली जो शब्द है, उनकी इमेज को काफ़ी गिराया। अगर मान लीजिए उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है, या उनकी कोई गलती, वो एक्यूज़ नहीं होता है, या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो तब उनकी इमेज, उनकी जो एक गुडविल थी, जो एक वैल्यू थी, तो वो उनको कौन वापस देने वाला है? क्या इस चीज़ पे कोई बात करने वाला है, या इस चीज़ के ऊपर भी कोई सुनवाई होती है या नहीं होती, कि उसकी जो हमने इमेज, उसका जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है, तो इसकी भरपाई कैसे होगी? उस बंदे के ऊपर कितनी मेंटल प्रेशर और कितना मेंटली टॉर्चर उसको फील हुआ होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये सब हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी डिसीजन, कोई भी अगर हमने एक कोर्ट, हमारा एक न्याय प्रणाली का जो हेड कोर्ट है, अगर कोर्ट के डिसीजन के आने से पहले हमने किसी को एक आरोपी सिद्ध कर दिया, बस एक खबर सुनते ही, तो उसके बाद की वो इमेज रिगेन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है किसी के लिए। खैर, ये सब हो जाने के बाद जो इफ़ेक्ट नेपाली टीम को पड़ा वो क्या है? सबसे पहला, आपने एक यंग एनर्जेटिक कैप्टन खो दिया। दूसरा, आपने अपनी टीम का बेस्ट बॉलर खो दिया। तीसरा, आपने टीम के अंदर भरोसा खो दिया। ये 3 जो मेजर फैक्टर हैं, जो टीम को जो धक्के लगे हैं, तो ये सबसे बड़ा अभी तक का जो एक बम फूटा है, तो सबसे बड़े ये 3 बम थे टीम के अंदर। और वो भी ऐसी स्टेज में कि आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हो, लॉन्ग टूर्नामेंट है, उसके बीच में हुआ है, जब आप
कि आपको ज़रूरत है कि सारी टीम एक साथ फुल स्ट्रेंथ में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, उस टाइम पे ये सब घटना घटी है। तो अब यहाँ से रिकवरी कर पाना नेपाल के लिए तो क्या किसी भी टीम के लिए बहुत ही मुश्किल है। आपने एक अपना बेस्ट बॉलर खो दिया, हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर, जो अपने दिन पे पूरी एक टीम को अकेले हाथ से निपटा लेता, आपने वैसा बॉलर खो दिया। तो अब जो है आने वाले टाइम जो टूर्नामेंट होने वाले हैं अगले ही महीने से चालू है, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा और क्रूशियल टूर्नामेंट है, वो डिसाइड करेगा आपके पास ओडीआई स्टेटस रहने वाला है या नहीं। तो इतना इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट से पहले ऐसे प्लेयर को खो देना, खासकर कैप्टन को खो देना, तो वो एक टीम के अंदर वैसे भी डीमोटिवेशन फैक्टर रहता है। टीम की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाती है। तो आप अगर किसी भी कंट्री में ट्रैवल भी करेंगे तो उनका सामने वाली टीम का स्पिरिट वैसे ही हाई रहेगा कि आपके पास आपने मेन बॉलर अपना जो मेन प्लेयर है वो आप नहीं खिला रहे, और मेंटली जो प्रिपरेशन होती है उस पर असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी टीम के पर्सपेक्टिव से कि हमने इस घटना की वजह से क्या खो दिया है या क्या खो रहे हैं। बट हम भी यही चाहते हैं कि वो टीम में आके खेलें पहले की तरह, वो टीम का एक अभिन्न हिस्सा है, तो उनको दूर नहीं रख सकते आप। संदीप रामीछानी को नेपाली क्रिकेट से आप दूर नहीं रख सकते, और उनके बिना टीम इमेजिन करनी भी बड़ी मुश्किल है। अभी के उनके जैसा कोई दूसरा बॉलर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अफ़गानिस्तान के पास बैकअप के तौर पर 2-3 बॉलर तैयार है राशिद खान के, पर नेपाल के साथ वैसा नहीं है। तो ये एक पॉइंट है जो नेपाली टीम के ऊपर अब भारी पड़ सकता है। ओवरकम करेंगे, ज़रूर करेंगे, बट मुश्किल थोड़ा होगा इस टाइम पे। अगर हम ऑफ सीज़न में होते या कुछ और होता, टूर्नामेंट नहीं चल रहे होते, इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो कोई नहीं, हम 2 महीना 3 महीना हम बैकअप अपना करते हैं। और इसके साथ साथ अभी सुनने में भी आया है कि बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ होने वाली थी बांग्लादेश ए के साथ, वो भी कैंसिल वगैरह कुछ हो गई है। तो ये तो और बड़ा नहले पे दहला पड़ गया। तो ऐसे ही वैसे ही क्रिकेट अभी काफ़ी कम हो चुकी थी, उससे जो अभी एक आस जगी थी कि एक टूर्नामेंट, एक छोटी सी सीरीज़ हो जाती तो प्रैक्टिस हो जाती, तो वो चीज़ होने वाली भी अब सुनने में आ रहा है कि शायद वो भी कैंसिल हो गई है। तो ये इफ़ेक्ट दिखने लगते हैं जब आपकी क्रिकेट के सिस्टम में कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो नेपाली क्रिकेट का ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहता है। जब कुछ थोड़ा बहुत ठीक होने लगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर दोबारा हम उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो ये कुछ अभी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ कमी हो रही है, क्या हो रही है, तो इस पे बात करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ आपको, तो किसी को बुरी लग सकती है और किसी को अच्छी भी लगे या सही लगे, वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है सबको अपनी राय देने की आज़ादी है। अगर आप सहमत होते हैं तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो मैं सबसे बड़ा फेलियर मानता हूँ, तो वो अकेले संदीप फेल नहीं हुए, इसकी जिम्मेदारी अकेले संदीप की नहीं है। संदीप की इनफैक्ट मैं गलती नहीं देखता हूँ। जो मेरे को इसमें गलती दिखती है, जो फेलियर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल और जो टीम मैनेजमेंट है, मैं उनका फेलियर देखता हूँ। अब आप बोलेंगे क्यों मैं बताता हूँ। अगर टीम, कोई भी टीम एक टूर से पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपको फ्लाई करना है उस कंट्री में, तो आपकी टीम कहाँ है, किधर है, प्लेयर्स किस जगह में रह रहे हैं, उनका किस कंडीशन में है, एक साथ बैठे हैं या नहीं, उनका जो माहौल है, जो टीम का जो ग्रुपिंग है, उस पर सवाल उठते हैं। टीम मैनेजमेंट से सवाल उठ रहे हैं कि आपने वो टीम की इकट्ठा क्यों नहीं रख पाया। आपके टीम के प्लेयर्स टूर से पहले 1 दिन पहले इधर उधर घूम रहे हैं, आपको पता नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये टीम मैनेजमेंट की जवाबदेही बनती है कि उन्होंने संदीप को उसकी लोकेशन को ट्रैक क्यों नहीं करा, उन्होंने ट्रैक क्यों नहीं किया कि हमारे प्लेयर्स कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो आप कल आपको निकलना है और आज आप रात को इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा फेलियर टीम मैनेजमेंट का है। और ये डिसिप्लिनरी एक्ट के अंदर आता है कि आपने अपनी टीम के अंदर कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करा हुआ। ये डिसिप्लिन, जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना गाइस, तो आप एक पर्सनल इंसान नहीं रहते। जब आप अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं तो आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, और जब आप एक पब्लिक फिगर पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, आप
उन सारे सभी देशवासियों के लिए जीते हैं जो आपको देख रहे हैं, जो आप पे विश्वास रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा डिसिप्लिन का जो फॉल्ट हुआ है वो यहीं हुआ है। अगर शायद ये कमेटी या टीम मैनेजमेंट पूरा ध्यान रखती है हमारे प्लेयर्स कहाँ हैं, किधर जा रहे हैं, या उनको जाने नहीं देना चाहिए, उनको कैंप में आप रख रहे हैं तो एक टीम को डेवलप होने में टाइम लगता है। तो उनको जितना वो टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ बैठेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, सोएंगे, साथ में एंजॉय करेंगे या कुछ भी एक्टिविटीज़ रहेगी उनकी, तो जो टीम का जो परफॉर्मेंस है वो अपने आप निखर के आता है। तो एक दिन पहले तक आपका प्लेयर, खासकर वो भी कैप्टन, वो भी ऐसी पोजीशन है कि इंपॉर्टेंट पोजीशन, जब आपका कैप्टन ही डिसिप्लिन में नहीं है तो आपके दूसरे प्लेयर्स के पास क्या मैसेज आप भेज रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है इससे? जो यंग प्लेयर्स हैं जो उनको देख रहे हैं कि हम भी आगे क्रिकेट में अपना करियर बनाएंगे, या टीम के ऑलरेडी जो टीम के अंदर जो जूनियर प्लेयर्स हैं जिनको कैप्टन से सीखने को मिला, जो इतने बड़े प्लेयर हो चुके हैं, इंटरनेशनली इतना ट्रैवल कर रहे हैं और इतने टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो उनसे हम क्या सीख रहे हैं? तो वो आपने एक ऐसे बंदे को कैप्टनशिप दे दी है जो खुद डिसिप्लिन में नहीं है और वो सब कुछ चाहता है सारे डिसिप्लिन में आ जाए। ये हो ही नहीं सकता। और ये एक सवाल है जो संदीप के लिए भी उठता है। जब आपको कैप्टनशिप मिल चुकी होती है किसी भी टीम में, बहुत एक गरिमापूर्ण आपका एक बहुत ही विश्वास के साथ और एक भरोसे के साथ आपको कैप्टनशिप दी जाती है, कैप्टन की गद्दी दी जाती है टीम के अंदर, और आप उसका इस तरह से उसका दुरुपयोग करेंगे या उसका मिसयूज़ करके आप बिना डिसिप्लिन में रह के टीम के अंदर बिहेव करेंगे, तो ये सब देखकर टीम को मैसेज जो जाएगा उसमें कभी ऐसी टीम के अंदर कभी एकता हो ही नहीं सकती, वो कभी एक टीम की तरह खेल ही नहीं पाएंगी। उस टीम के अंदर गुटबाजी होनी ही है। ये दिख गया अभी, जो बोलते थे ना कि गुटबाजी है टीम के अंदर, कि सारे अपने अपने ग्रुप्स बना के बैठे हुए हैं, कि सारे अपने अपने ग्रुप, तो वो दिख गया, पता चल गया। अगर वो कोई ग्रुप नहीं होता, पूरी एक टीम होती, तो सबको पता होता कि संदीप किधर है, वो कैंप में क्यों नहीं है। और वैसे भी जब 1-2 दिन पहले जब आपको जाना होता है तो सब आपको साथ में रहना चाहिए, साथ में रहो। कल आपकी फ़्लाइट है, कल आप जाओगे, आपको ट्रैवल कर रहे हो, आप जा रहे हो, तो आप माइंडसेट लेके जाओगे। आप क्रिकेट के अंदर जब कैंप के अंदर घुस जाते हो तो बाहर की कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपके पास ना आ सके, तभी वो कैंप बोला जाता है। वो आर्मी के कैंप की तरह ही होता है। तो उतना डिसिप्लिन उसके अंदर होना ही चाहिए कि आप अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबसे आप दूर होकर आप देश के लिए खेल रहे हो। तो ये जज्बा जब तक एक प्लेयर के अंदर नहीं होगा तो वो सब प्लेयर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। शॉर्ट टर्म में उसने सक्सेसफुल बन भी जाए, लॉन्ग टर्म के लिए वो प्लेयर नहीं बन सकता। शॉर्ट टर्म आता, सक्सेस आती जाती सबके साथ है। बड़े बड़े प्लेयर्स उसी बहाव में बह भी गए हैं। एग्जाम्पल दे दूँ, अजय जडेजा, विनोद कामली, श्रीसंत, मोहम्मद आमिर, कितने सारे प्लेयर्स हैं जो अपने शॉर्ट करियर में ही इतने सक्सेसफुल बन गए थे। उन्हें लगता था कि ऐसा कोई प्लेयर आएगा नहीं, और उतनी ही जल्दी गायब भी हो गए। क्यों? थोड़ा सा डिसिप्लिन में चूक हो गई थी, थोड़ी सी, इतनी छोटी सी गलती थी। अगर वो वहाँ से ना निकलते या उस बंदे के किसी भी XYZ कोई से भी इन्फ्लुएंस किसी का ना रहता उनके ऊपर, तो वो अपने गेम में फोकस कर रहे होते, तो वो किसी की बात नहीं सुनते। तो गाइज़, मैं बात जो बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो गलती हुई है वो सबकी हुई है। अगर डिसिप्लिन अच्छा रहता, टीम में एकता रहती, टीम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रहता, तो ये संदीप कभी वहाँ से जाते ही ना और ये सब कुछ होता ही ना। हाँ, अगर उनको लग गया था कि मैं मैं कैप्टन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ी भूल हुई है उनसे, ये बहुत बड़ी बचकानी हरकत हुई है उनसे। इमेच्योरिटी का लेवल यहाँ पर दिखता है उनका, और ये जानना भी ज़रूरत है। इमेच्योरिटी आएगी भी इसलिए क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में सक्सेस उनको मिल चुकी थी, और उन्होंने जो कैप्टनशिप उनको जो मिली वो कैसे मिली? कैप्टनशिप मिली उनको, पारस खड़का ने रिज़ाइन करा, सेकंड बेस्ट ज्ञानेंद्र मल्ल बने कैप्टन। फिर ज्ञानेंद्र मल्ल ने टीम के मेंबर्स के साथ मिलके कुछ अपने जो राइट्स की और उसकी बात करनी चाहिए, तो कैन के द्वारा उनको दबाने की कोशिश में उनसे कैप्टनशिप छीन ली गई। उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया, जो खासकर रोहित पौडेल का उसमें मेजर नाम था, रोहित पौडेल ने को कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखने की बात की गई थी। बस उस बात के ऊपर उनसे कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप दीपेंद्र सिंह गाजी से छीन ली गई। उसके बाद सबको पता है, रातों रात संदीप को कैप्टन बना दिया, और कैप्टनशिप के लिए उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा।
देखिए हाँ वो प्लेयर अच्छे हैं, मान गया, टैलेंटेड हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, बट नेपाल के क्रिकेट ज्ञानेंद्र मल्ल उस टाइम पे ज्ञानेंद्र मल्ल और दीपेंद्र सिंह अरी से ज़्यादा नहीं जानते थे वो नेपाली क्रिकेट के बारे में। इंटरनेशनली उन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया, काफ़ी टूर्स करे। देखिए टैलेंटेड ही होना एक मापदंड नहीं होता कि आपको कैप्टन बना दिया जाए, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। मैच्योरिटी चाहिए, उसमें पेशेंस चाहिए, उसमें आपको हर प्रेशर में सिचुएशन में डील करने के लिए आना चाहिए। तो और आपकी जवाबदेही बनती है, भले ही आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी हो, बट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टीम हारी क्यों, तो आपको अपने ऊपर लेके बोलना चाहिए, पॉइंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी गलती थी, आपने बंदे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सो गाइस मेरा ये मानना है कि संदीप को हम सभी पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि संदीप खेले, संदीप आए यार, टीम को ज़रूरत है उसकी यार, ऐसी बात नहीं है। बट हम गलत को, हमको अच्छा लगता है इसलिए हम गलत को सही नहीं बोल सकते। जो गलत है तो वो गलत है, और जो सही है वो सही रहेगा, उसको ना मैं झुकला सकता हूँ ना आप झुकला सकते हैं। पर हमें अपने जस्टिस जो न्याय प्रणाली है, कोर्ट पे पूरा भरोसा है। जस्टिस होना चाहिए, मिलना चाहिए, दोनों पक्षों की बात सुनी चाहिए, अनबाइस्ड होके डिसीजन लेनी चाहिए। तो ये सभी बात अगर हम गौर करते कुछ, और जो आज मैंने मैनेजमेंट की बात बोली, अगर ये सारी चीज़ें होती तो अभी कुछ सीन ही बदला होता है यार। अभी काफ़ी मुश्किल हो चुकी है अब रिकवरी यहाँ से कर पाना, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ऐसे नहीं हार मानेंगे यार, इतनी जल्दी नहीं हार मानेंगे, थोड़ा अभी मुश्किल टाइम चल रहा है, पर जल्द से जल्द इसको ओवरकम कर लेना पड़ेगा अपने को, कर लेंगे, भरोसा है पूरा। तो गाइस आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और आज जो हमारा मेन मुद्दा था वो था कि जो ये सब हो गया, जो ये पूरा केस है, तो इसको हम कैसे रोक सकते थे, और भविष्य के लिए भी ये एक सीखने का पॉइंट है कि जितने भी यंगस्टर जो भी देख रहे हैं इस पूरे केस को क्लोजली, तो वो देख लें कि भाई ये गलती ना हो। ये सबको सीखने वाली बात है कि जो उतने लेवल का बंदा आज यहाँ पहुँच सकता है, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो पूरी अपने डेडिकेशन के साथ खेलें, उसी को सब कुछ मान के खेलें, तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। वही बैट और बॉल, वही आपके फ्रेंड्स हैं, वही आपकी फैमिली है। वो जो हमारे जैसे फैंस होते हैं, हमको बड़ा बुरा लगता है जब कोई प्लेयर के साथ, किसी प्लेयर के साथ ऐसा होता है। तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस केस का कोई कंक्लूजन निकले और ये केस ख़त्म हो यार, अभी जल्द से जल्द कुछ ना कुछ निकले इसमें रिज़ल्ट आके, फिर दोबारा से इसमें अगर वो कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट, अब जैसा केस बढ़ रहा है उसमें संदीप के काफ़ी तरफ से पॉजिटिव पॉइंट्स निकल के सामने आ रहे हैं, तो ये उनको हेल्प करेगा, आगे केस में मदद करेगा जीतने में भी। तो हम चाहते हैं कि जो भी है इसका ख़त्म हो, निपटारा हो, और ख़त्म होके कुछ ना कुछ कंक्लूजन आए, फिर दोबारा से हमारी क्रिकेट चालू हो, और जो भी है सब जस्टिस मिले सबको, और जो सच है वो सामने आना ज़रूरी है। और तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। बस इस टॉपिक पे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय रहती हैं, कोई सहमत होगा, कोई नहीं होगा, पर मेरे को भी अपना एक व्यू देने का अधिकार है, तो मैंने उसका यूज़ करा। तो मैंने आपके सामने अपने व्यूज़ रखे, आपको कैसे लगे आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलता हूँ, मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।